तो 21 तारीख को एक और नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाला है, उसका हम रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ जो कि 21 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सारी चीजें जानेंगे, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपनी जो भी कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती वैल्यूएशंस लेके आए हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जीएमपी की बात करें तो नियरली 20% के आसपास आज की तारीख में बता रही है। तो अभी तो बढ़िया डिमांड है, देखते हैं आगे क्या होता है कि डिमांड वगैरह और ज्यादा बढ़ती है या घटती है, क्योंकि एंकर लिस्ट भी आना बाकी है। एंकर लिस्ट अभी तक आई नहीं है, आज आ जाएगी भाई, क्योंकि मंडे को ओपन होने वाला है, तो आज एंकर लिस्ट वगैरह आ जाएगी। तो मैं आपके साथ कल की तारीख में डिस्कशन कर लूंगा, जिसके अंदर वारी एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स दोनों की साथ में डिस्कस कर लेंगे, और एंकर लिस्ट कैसी आएगी तो उसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे क्या है कि आगे की चीजें और क्लियर होगी कि भाई आगे डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। तो अभी ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर डिमांड तो ठीक है, बट अभी में वेट करना चाहिए, और ग्रे मार्केट के पूरे भरोसे ना रहे, ये सिर्फ एक अंदाजा है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, करीब 7 साल हो गए हैं इस कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन मतलब आप जानते ही होंगे भाई, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है, हाईवेज है, रोड्स वगैरह बनाना है, रेलवे के कोई कंस्ट्रक्शन करने हो, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये चीज़ तो सिंपल है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, पर कुछ चीज़ों में इसकी स्पेशलाइजेशन है। जब मैंने इसकी वेबसाइट वगैरह देखी या इसकी आरएचपी वगैरह पढ़ी थी, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्पेशलाइजेशन जैसे स्टेडियम बनाना हो, स्टेडियम हर कोई नहीं बना सकता, इंडोर स्टेडियम वगैरह बनाने हो। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, जो कॉलेज की बिल्डिंग्स वगैरह होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवे के कोई कंस्ट्रक्शन के काम हैं। उसके अलावा कोई आर्किटेक्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता है, ऊपर गुंबद वगैरह, ऐसे कोई डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी बना के देती है। तो मतलब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है और स्पेशल टाइप की ये कंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, बढ़िया बात है। आजकल के ज़माने में थोड़ा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अपनी खास बात होनी चाहिए। और इसका जो ज़्यादातर काम है पंजाब, हरियाणा और न्यू दिल्ली के अंदर, 90% काम वहीं से आता है। ज़्यादातर हरियाणा से, फिर पंजाब से, फिर न्यू दिल्ली से। बाकी राजस्थान, उत्तराखंड वगैरह से भी थोड़ा बहुत काम मिलता है। इसके हाथ में अभी 1380 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज हैं या नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, दोनों ही ऑर्डर देती है। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी से ऑर्डर मिलते हैं। अगर क्लाइंट्स के अंदर अभी बात करें तो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वगैरह, ये सारे अभी इसके क्लाइंट्स हैं। अभी पंजाब के अमृतसर के अंदर जो हेरिटेज स्ट्रीट है, ये साइड में आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा करुणा सागर है। फिर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, हॉकी स्टेडियम वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसने कंस्ट्रक्ट करके दी है। तो मतलब डिफरेंट टाइप का ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और अभी FY24 के अंदर रेलवे से 66% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेलवे से वहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर रील्स वगैरह हमारी मिलती रहेगी। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, 322 करोड़ से 558 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। फिर रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 365 करोड़ से 516 करोड़ रुपए हुए हैं, उसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। प्रॉफिट इसका 17.66 करोड़ से 60 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, हर साल उसके अंदर भी ग्रोथ है। और उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है, पहले 5% के थे, फिर बढ़ के 12% हो गए हैं। इस साल 12% है FY24 के अंदर। और ये जून का भी इसका रिजल्ट दिया हुआ है, पर उसको अभी हम काउंट नहीं करेंगे, पूरे ईयर का काउंट करते हैं, थोड़ा सही रहता है। फिर इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व्स 138 करोड़ रुपए के हैं। बोराइंग्स उधारी की बात करें तो 153 करोड़ रुपए की है, और 30 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे, फ्रेश इश्यू से जो पैसे जुटा रही है। उसके बाद थोड़ा डेट कम हो जाएगा, हालांकि इसके बाद रिजर्व्स हैं, और उसके अलावा एनुअल प्रॉफिट देखें तो मतलब ये अपना डेट तो पे कर सकती है, बट फिर भी डेट ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 है, 0.9 मतलब आप 1 के बराबर मान सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अगर सही में कहें तो 0.5 से भी कम होना चाहिए। और इसकी ROE और ROC देखें FY24 तक, अगर आप देखेंगे जून तक तो कम होगी, क्योंकि देखिए ओवरऑल पूरे ईयर का रिजल्ट देखते हैं तो ROE है 39% की, ROC है 41% की, बहुत बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, इसकी 39-41%। और ROE भी साल दर साल बढ़ी है।
फिर इसका पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो वो 12 का निकल कर आता है। उसका रेवेन्यू है 516 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू के हिसाब से अपने पीयर्स के मुकाबले काफी छोटी कंपनी है। इरकॉन का रेवेन्यू है 12,920 करोड़ रुपए का FY24 के अंदर। उसका जो पीई है करीबन 24 का निकल कर आता है। बाकी अदर प्लेयर्स भी देखे तो 19 से लेकर 37 तक उनके पीई निकल कर आते हैं, इसका 12 का है। बाकी हाँ, ये सबसे छोटी कंपनी है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो वैल्यूएशंस पी वाइज रीजनेबल है, आप ज्यादा सस्ती नहीं कह सकते पर ज्यादा महंगी भी नहीं है, इन्होंने वैल्यूएशंस रीजनेबल रखी है। फिर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखिए तो 4.68 का इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है और इरकॉन का देखिए तो 3.7 का है। इरकॉन प्राइस टू बुक के हिसाब से इससे सस्ती निकल कर आ रही है। बाकी अदर प्लेयर्स का देखें तो 2.59 से 6.86 के बीच में निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो प्राइस टू बुक के हिसाब से इतनी ज्यादा सस्ती नहीं लग रही। मैंने आपको कहा कि ठीक है रीजनेबल वैल्यूएशंस है पर ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, ज्यादा महंगी भी नहीं कह सकते। थोड़ी और सस्ती कर देते तो बढ़िया रहता। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। बाकी अदर प्लेयर्स के मुकाबले रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंशियली ठीक है, मतलब डेट इसके ऊपर ज्यादा ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ROE ROC वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 21 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड है 192 रुपए से लेकर 203 रुपए के बीच में। 73 मतलब 73 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 260 करोड़ रुपए का। छोटा इश्यू साइज का आईपीओ आ रहा है। फ्रेश इश्यू है 217 करोड़ रुपए के। OFS है 42 करोड़ रुपीस का। फ्रेश इश्यू के अंदर कुछ अपना डेट पे करेगी 30 करोड़ रुपए का। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा काम में आने वाला है। और 42 करोड़ की जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं उसके अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो जाएगी बाद में। अभी 100% है, बाद में 72.50% हो जाएगी। लगभग 27.5% की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं प्रमोटर्स। रिटेल पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम जनरली देखते हैं। जैज पैरामीटर्स आप इनको कह सकते हैं। मैं पर्सनली इनको जैज पैरामीटर्स कहता हूँ क्योंकि मेरा देखने का नजरिया है भाई, मैं इस हिसाब से तो ताकि मुझे सेफ्टी लगती है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जीएमपी वैसे एक अंदाजा है क्योंकि ये फिक्स चीज़ नहीं है, कभी गलत भी होती है कभी सही भी होती है, बट फिर भी हाँ थोड़ा बहुत एग्जैक्ट 80% तक सही आती है। तो जीएमपी अभी इसकी ठीक चल रही 20% के आसपास, ज़्यादा बढ़िया नहीं, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं बट ठीक है, महंगी भी नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है एंकर लिस्ट अभी आई नहीं है तो अभी वेट करना चाहिए। चौथा है सब्सक्रिप्शन का भी वेट करना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या है कि एकदम क्लियर स्थिति नहीं है। वारी के अंदर तो मैंने आपको बता दी कि मैं अप्लाई करूंगा ही, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि भाई मार्केट की स्थिति देखेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्योंकि कुछ कंपनी में स्पेशलाइजेशन होता है ना, या कंपनी लीडिंग कंपनी होती है तो क्या है कि अच्छा लगता है कि भाई उसके अंदर बिना देखे हम डिसीजन ले सकते हैं। बट कुछ ऐसी होती है कि भाई एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बता देता हूँ। डिसीजन आपको खुद को बनाना है। पॉजिटिव्स क्या है कि इसका सेक्टर बढ़िया है, ये डिमांडिंग सेक्टर है और इसके अलावा ये स्पेशलाइज सेक्टर है इसका, मतलब स्टेडियम वगैरह बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ऐसी कुछ चीज़ें ये बनाती है। बाकी हाँ कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर के अंदर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। बाकी इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है और इसके प्रॉफिट मार्जिन्स वो अच्छे हैं, मतलब हर साल बढ़े हैं। ROE ROC हर साल बढ़ी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। नेगेटिव्स में अगर देखें तो कंपटीशन ज़्यादा है इस बिजनेस के अंदर। देखिए कोई भी अगर गवर्नमेंट को भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट भरेगा तो क्या होता है कि हर कोई बोली लगाता अलग अलग, फिर गवर्नमेंट को जो सस्ती लगती है या सही मतलब रीजनेबल लगती है, उसके अलावा सही कॉन्ट्रैक्टर लगता है उसको देती है बोली, ऐसा होता है। तो कभी कभार इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आगे आने वाले टाइम में ऑर्डर मतलब मिलना हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसके ऊपर डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी ये पे करना पड़ेगा और आईपीओ के पैसे से पूरा पे करती तो बढ़िया रहता। बाकी ठीक है, ओवरऑल ऐसा कोई विशेष खराब कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक ठाक बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है। पर्सनली मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मैं सही गलत हो सकता हूँ। कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। अभी मेरा जो पर्सनली विचार है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मेरा नहीं है और मैं भी देखूंगा मार्केट के अंदर डिमांड रहती है तो उस हिसाब से मैं डिसीजन बनाऊंगा और मैं आपको एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में जानकारी देता रहूँगा। हमसे जुड़े रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा, आपकी हेल्प हुई है, सारी जानकारी क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।